नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, बतानी है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस, सन 1939 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखेंगे कब, तो दोस्तों सन 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, बतानी है कि बॉल पेन जो हम लोग लिखते हैं वो बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग याद रखेंगे पृष्ठ तनाव। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लोग याद रखेंगे पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा किसने दिया था। दोस्तों, बतानी है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा किसका है। तो आप लोग याद रखेंगे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। दुनिया के मजदूरों एक हो, यानी कि दोस्तों पूरी दुनिया के मजदूरों को एक होने के लिए किसने कहा था, तो आप लोग याद रखेंगे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों, बतानी है कि इंटरनेशनल योगा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी 21 जून। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बतानी है कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस को नोबल गैस कहा जाता है। दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किस गैस को नोबेल गैस कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे हीलियम। ऑप्शन है हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। हीलियम गैस को नोबेल गैस कहा जाता है। ऑप्शन है आप लोग याद रखेंगे हीलियम। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं में प्रायः कमी पाई जाती है। दोस्तों, बतानी है कि महिलाओं में प्रायः किसकी कमी पाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आयरन का। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं में प्रायः आयरन की कमी पाई जाती है। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। और दोस्तों, आयरन की कमी से ही जो महिलाओं में होने वाला मुख्य रोग है वो है एनीमिया। ये भी आप लोग याद रखेंगे, जो आयरन की कमी से होता है। और दोस्तों, यह बीमारी प्रायः महिलाओं में होता है, किसकी कमी से, तो आयरन की कमी से। तो ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक त्योहार दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, बतानी है कि धार्मिक त्योहार दशहरा इनमें से किस राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। दशहरा दोस्तों हर्षोल्लास के साथ किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में दोस्तों दशहरा को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जो कि एक धार्मिक त्यौहार है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, बताने कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे भारोत्तोलन, यानी कि वेट लिफ्टिंग। ऑप्शन है हमारा क्या होगा, बिल्कुल
सही उत्तर होगा। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार इनमें से किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? दोस्तों बतानी है कि नोबेल शांति पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कंप्यूटर विज्ञान। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बाकी दोस्तों शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इन तीनों योगदान के लिए दोस्तों, इन तीनों क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टीआरपी से क्या अभिप्राय है? बतानी है दोस्तों कि टीआरपी से क्या अभिप्राय है, टीआरपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। टीआरपी से क्या अभिप्राय है, टीआरपी का क्या मतलब होता है? तो आप लोग याद रखेंगे टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बतानी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1945 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1945 ईस्वी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी कब? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। आगे दोस्तों और भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेसमेकर का कार्य है। दोस्तों बतानी है कि पेसमेकर का क्या कार्य होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। पेसमेकर क्या है दोस्तों? पेसमेकर है दिल की धड़कन को प्रारंभ करने की एक मशीन होती है। तो ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कांच की कौन सी किस्म तापरोधी होती है? दोस्तों बतानी है कि कांच की कौन सी किस्म होती है जो तापरोधी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे पाइरेक्स कांच। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे पाइरेक्स कांच। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तुरियल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि तुरियल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे मिजोरम में। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। तुरियल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे मिजोरम राज्य में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? दोस्तों बतानी है कि क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे हरा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे हरा घटक को परावर्तित करता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक है। दोस्तों बताने एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजनी उर्वरक, वो क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ये यूरिया होता है।
ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया जो नाइट्रोजनी उर्वरक होता है वो क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे यूरिया होता है दोस्तों, ऑप्शन बी यूरिया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ट्रेन का परिवर्तित नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। बताइए दोस्तों कि किस ट्रेन का परिवर्तित नाम वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि किस ट्रेन का दोस्तों नाम बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया। तो आप लोग याद रखेंगे ट्रेन 18, ऑप्शन है हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ट्रेन 18 का नाम बदल करके क्या रखा गया दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस। आप लोग याद रखेंगे ट्रेन 18 का ही नाम बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है। तो आप लोग याद रखेंगे लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है, तो आप लोग याद रखेंगे दूध से दही बनने के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है, दूध से दही बनने के दौरान। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोती यानी कि पर्ल मुख्य रूप से बना होता है। दोस्तों बताने है कि जो मोती होता है वो मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट से, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे CaCO3। और दोस्तों मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल को शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। दोस्तों बताने है कि समुद्र के जल को शुद्ध जल यानी कि पीने का जल बनाने के लिए उसे किस प्रक्रिया द्वारा पीने का जल बनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी उत्क्रमण परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा। जी हाँ दोस्तों, उत्क्रमण परासरण के द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध जल किया जाता है, यानी कि समुद्र के जल को पीने का जल बनाया जाता है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि उत्क्रमण परासरण द्वारा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदी लेखक ममता कालिया को उनके किस उपन्यास हेतु साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों बतानी है कि एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं ममता कालिया, बतानी है कि ममता कालिया को किस उपन्यास के लिए साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप लोग याद रखेंगे दुखम सुखम, ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। दुखम सुखम उपन्यास के लिए दोस्तों ममता कालिया को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे, उपन्यास का नाम है दुखम सुखम। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर बैटरियों यानी कि दोस्तों सौर सेलों में प्रयुक्त पदार्थ होता है। दोस्तों बतानी है कि सौर बैटरियों में सौर सेलों में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। आप लोग याद रखेंगे सिलिकॉन, ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। सौर सेलों में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे सिलिकॉन का, ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। दोस्तों बतानी है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे 1973 ईस्वी में। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जल जनित रोग है। बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक जल जनित रोग है, अर्थात जल से होने वाला रोग है, पानी से होने वाला रोग है। तो आप लोग याद रखेंगे हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। हेपेटाइटिस दोस्तों जल जनित रोग है जो लीवर को प्रभावित करता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। हेपेटाइटिस हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आप लोग याद रखेंगे लीवर को प्रभावित करता है, और यह एक जल जनित रोग है हेपेटाइटिस। इसे दोस्तों पीलिया भी कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे हेपेटाइटिस को ही पीलिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए
अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन B12। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे B12। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।